Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing well and you are enjoying your winter vacations. I am thrilled to introduce myself as your history teacher, and this is your first online class of history. As you people know that in history we explore the fascinating events, important people and how the past shapes our future. So today we are going to start our new unit, and that is the Mughal Empire. Okay, dear students, as we have read in the previous chapter that how the Muslims came into the subcontinent, and we have also discussed the different dynasties and how they spread the Islam into the subcontinent or in the South Asia. Now we will discuss that how the Mughal Empire or the how the Mughals ने किस तरीके से जो है तो पूरे सबकॉन्टिनेंट को रूल किया. Now the question is that who were the Mughals? ये Mughals थे कौन? Actually they were the descendants of Mongols. Now who were the Mongols? The Mongols were a group of tribes from the Central Asia. ये एक Central Asia के tribes means कबीले, ठीक है, कबीले से के ये लोग थे and they were known as Mongols. So we will discuss the foundation of the Mughal Empire. हम सबसे पहले देखेंगे कि ये मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन किसने रखा, ये किस तरीके से जो है तो स्टार्ट हुआ. Okay, the foundation of the Mughal Empire. Long before the establishment of the Mughal Empire, the Turko-Afghan dynasties, known as the Delhi Sultanate, were founded. Now, what is the Turko-Afghan dynasty? The Turko-Afghan dynasty referred to a series of the Muslim dynasties that ruled parts of the Indian subcontinent between 12th to 16th centuries. ये सारी वो dynasties हैं तुर्को अफ़गान डायनेस्टीज़ हम उनको कहते हैं जो कि हमारे पास 12th से 16th सेंचुरी तक ये डिफरेंट डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने आके इधर जो है सब कॉन्टिनेंट को रूल किया एंड दैट वाज बिटवीन द 12th to 16th सेंचुरीज़. नाउ द लॉन्ग बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुग़ल एम्पायर मीन्स कि इनसे पहले, ठीक है, मुग़ल से पहले जितने भी हमारे पास डायनेस्टीज़ थी दे वर नोन एज द तुर्को अफ़गान डायनेस्टीज़, ठीक है, कुछ टर्की से थे और कुछ अफ़गानिस्तान से थे. जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था अबाउट द महमूद गजनवी, ही वॉज फ्राम गजना, ठीक है. वी हैव आल्सो रेड अबाउट द गौरी डायनेस्टी, वो भी जो है हमारे पास अफ़गानिस्तान से स्टार्ट होती है. सो वी आर हैविंग हेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ द तुर्को एंड द अफ़गान डायनेस्टीज़ इन द दिल्ली सल्तनत. ये रूल्ड साउथ एशिया फॉर अबाउट 300 ईयर्स, ठीक है. हम अगर मुग़ल्स को देखते हैं तो इन्होंने तकरीबन जो है तो 300 साल साउथ एशिया को रूल किया. इन 1398 AD द टर्क्स लेड बाय द फियर्स कॉन्करर तैमूर द लेम अटैक द नर्दर्न इंडिया. एंड द क्वेश्चन इज़ दैट हु वाज तैमूर द लेम, या तैमूर था कौन? एक्चुअली ही वॉज द फाउंडर ऑफ तैमूरी सल्तनत, ठीक है. ये फाउंडर था तैमूरी सल्तनत का और हिस्ट्री में ही इज़ नोन एज अ ग्रेट वॉरियर एंड अंडर हिज लीडरशिप, ठीक है, इन्हीं की तैमूर की लीडरशिप में द टर्क्स अटैक द नर्दर्न इंडिया, ठीक है. इन्होंने इंडिया की नर्दर्न साइड को अटैक किया एंड दे वर द कॉन्कर्ड एंड दे अपॉइंटेड खिज़र ख़ान एज ए गवर्नर, ठीक है. जितना भी एरिया उन्होंने कॉन्कर किया था तो उसमें खिज़र ख़ान को अपना गवर्नर बनाया था. कौन सी जगह का? द कॉन्कर्ड एट टेरिटरीज, जितनी भी उन्होंने एरियाज़ जो है तो कॉन्कर किए थे वहाँ पे. विद इन अ सेंचुरी इंडिया वॉज ब्रेक इन टू कलेक्शन ऑफ द स्मॉल किंगडम्स, ठीक है. फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मुख्तलिफ एरियाज़ ये कॉन्कर करते गए और जो है तो इंडिया इट वॉज बिकेम अ collection of the small kingdoms. Now the powerful Mughals invaded India in the early 16th century. Early 16th century में जो है तो मुग़ल्स ने तकरीबन जो है तो पूरे का पूरे इंडिया को जो है तो इन्वेड कर लिया एंड दे स्टार्टेड रूलिंग द सब कॉन्टिनेंट और इंडिया. नाउ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, he was the founder of the Mughal Empire. He is known as the founder of the Mughal Empire, ठीक है. हम कह सकते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो है तो फाउंडेशन रखी मुग़ल एम्पायर की इन द सब कॉन्टिनेंट, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ही वॉज ऑल्सो अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड चंगेज़ खान. फ्राम द फादर साइड he was the descendant of Taimur dynasty, and from his mother's side he is related to the Genghis Khan. Zahiruddin Babur was the founder of the Mughal Empire. He put the foundation of the Mughal Empire in 1526 and he was died in 1530. So he remained the emperor of the Mughal dynasty only for 4 years. He was a brilliant general who descended from both Taimur and Genghis Khan. जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि from the father side he belonged to the Taimuri dynasty and from his mother he belonged to the Genghis Khan family. Okay, he achieved major successes against Ibrahim Lodi, Afghans, Rajputs and founded Mughal
Empire. The Mughal Empire expanded when ही जब उसने देखें जब इब्राहिम लोदी को अफ़गान्स को राजपूत्स को जो है तो शिकस्त दी तो उसके बाद ही मुग़ल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी गई. सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ बाबर. नाउ कंसोलिडेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर. अब ये कंसोलिडेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन? मीन्स मुस्तहकम करना, मजबूत करना. बाबर ने अब ये एम्पायर तो बनाना स्टार्ट कर ली, ठीक है. उसने डिफरेंट एरियाज़ को भी कॉन्कर किया. इब्राहिम लोदी को उसने कॉन्कर किया, अफ़गान्स को कॉन्कर किया, राजपूत को कॉन्कर करके फाउंडेशन तो रख ली. लेकिन अब ये था कि इस सारी सल्तनत को, एम्पायर को स्ट्रेंथन करना था, मजबूत करना था. अब उसके लिए उसने क्या किया? बाबर सक्सेसफुली कॉन्कर्ड द मेजर पार्ट्स ऑफ द नर्दर्न इंडिया एंड बिगेन टू स्ट्रेंथन द मुग़ल एम्पायर. तो उसने नर्दर्न इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों को कॉन्कर किया एंड ही बिगेन टू स्ट्रेंथन द मुग़ल एम्पायर. Then the empire's boundaries were defined by the natural topography of the subcontinent. Now, what is topography? A particular area is its physical shape, including its hills, valleys and rivers. जितनी भी जोग्राफियाई चीज़ें होती हैं, उन सब के कुदरती जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग टोपोग्राफी कहते हैं. तो ये मुग़ल एम्पायर की जो बाउंड्रीज़ थी ये भी टोपोग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई थी. बाबर मेड सम इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स टू डेवलप एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. ठीक है, उसने कुछ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए जो है तो कुछ इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स किए थे. उसने क्या किया कि ही बिल्ड आगरा एज हिज कैपिटल एंड गेट सपोर्ट ऑफ नोबल्स बाय प्रेजेंटिंग देम लैंड्स एज गिफ्ट्स. उसने उधर के लोगों को जो है तो अपनी सपोर्ट के लिए जितने भी नोबल्स हेयर मीन जितने भी शुरफा थे, अमीर लोग थे उस वक्त जो स्टेट्स को रन कर रहे थे, उनको जो है तो बाय प्रेजेंटिंग द डिफरेंट लैंड्स एज ए गिफ्ट्स उसको दिए ताकि ये उनका फेवर हासिल कर सके. ही बिल्ट आगरा एज हिज कैपिटल. ठीक है, उसने कैपिटल भी बना, आगरा को अपने एम्पायर का कैपिटल भी बनाया. ऑल्सो अपॉइंटेड हिज 4 सन्स एज गवर्नर्स टू एडमिनिस्टर द प्रोविंसेस एफिशिएंटली. उसने अपने 4 बेटों को भी मुख्तलिफ प्रोविंसेस का गवर्नर बनाया ताकि उनके अपने ही कंट्रोल में सारी सल्तनत रहे और वो इफ़ेक्टिवली जो है तो डिफरेंट स्टेट्स को रन कर सकें. हिंदूज़ एंड Muslims were both made the part of the local administrations. Both have the equal parts in the administration, especially the local administration. Then the victory in the first battle of Panipat. The first battle was against Ibrahim Lodi at Panipat, and that enabled Babur in laying the foundation of the Mughal Empire. You can see a chart on your screen. This is a screen और दिस इज़ द चार्ट शोइंग द मेन विक्ट्रीज़ ऑफ द बाबर. ठीक है, ये बाबर की मेन विक्ट्रीज़ हमें शो करती हैं कि बाबर ने डिफरेंट टाइम पीरियड में जो डिफरेंट विक्ट्रीज़ हासिल की, जो फतूहात हासिल की, और फिर उसकी बिना पे ही वाज एबल टू पुट द फाउंडेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. फर्स्ट बैटल वाज अगेंस्ट the Ibrahim Lodi at the battle of the Panipat. That is the battle of the Panipat. Babur got opportunity to expand his small empire into a big empire. Then the second battle was the battle of Huana. It was against the Rajputs, and that helps to expand his Mughal empire, especially in the northern east and the central India. Then we are having the battle of Chandri. The battle of Chandri was also in that battle Babur captured the fortress of Chandri. Then the battle of the Ghogra. In the battle of the Ghogra was against the Afghans, and it helps him to peaceful settlement with the Sultanate of the Bengal. An overview about the battles of the Babur कि बाबर ने कौन कौन सी battles लड़ी, and that helped him to put the foundation of the Mughal Empire. They were from 1526 till 1529. Babur's memoirs. Now, what is memoirs? Memoirs actually it is a French word. ओके, ये एक फ़्रेंच वर्ड है और इसका मतलब है सवाना हयात. मीन्स कि किसी की भी ज़िंदगी में जो डिफरेंट इंसिडेंट होते हैं जब वो रिटन फॉर्म में आते हैं, दैट इज़ नोन एज मेमोइर्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाबरनामा. ठीक है, जो बाबर्स मेमोइर्स हैं उनको बाबरनामा भी कहा जाता है. एक्चुअली ये जितने भी मुग़ल्स थे ये ना सिर्फ डिफरेंट एरियाज़ को कॉन्कर करते थे, बट दे आर हैविंग अ वेरी ग्रेट टेस्ट रिगार्डिंग द लिटरेचर, द आर्ट और आर्किटेक्चर की तरफ भी इनका बहुत ज़्यादा रुझान था. तो उसमें बाबर जो था तो अपनी जितनी भी उसकी लाइफ के जो डिफरेंट इंसिडेंट्स थे वो भी उसने अपने लिए एक बुक में लिखे थे. सो द बाबरनामा इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफीज़ इन द इस्लामिक लिटरेचर बाय एन इंडियन रूलर. तो ये सबसे पहले हमारे पास जो है तो इस्लामिक लिटरेचर
में ऑटोबायोग्राफी आती है, मीन्स कि उसने अपनी लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो हैं तो वो ख़ुद लिखे थे, अपनी ज़िंदगी में उसने खुद ही लिखे थे। तो ये हमारे पास फ़र्स्ट ऐसी इस्लामिक लिटरेचर में किसी भी इंडियन रूलर की जो है तो ये ऑटोबायोग्राफी है। इट कंटेन्स डिटेल अकाउंट्स ऑफ द बाबर्स पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री एफर्ट्स। उसमें उसने पूरा डिटेल में लिखा है कि उसने पॉलिटिकली और मिलिट्री एफर्ट्स जो की टू अचीव द थ्रोन, तख्त हासिल करने के लिए, एम्पायर हासिल करने के लिए, डायनेस्टी बनाने के लिए जो उसने डिफरेंट एफर्ट्स किए, उसमें वो कंप्लीट उसने जो है तो इट इज़ देयर इन द रिटन फॉर्म। दिस ऑटोबायोग्राफी ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज लाइफ इन इस्लामिक सेंट्रल एंड द साउथ एशिया अराउंड 1500। बाबरनामा में बाबर ने डिफरेंट जियोग्राफीज़ के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, आर्ट के बारे में और डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में भी लिखा। और उसमें इसने जो है तो डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया ऑफ हंटिंग, फिशिंग, एंड ही आल्सो कवर्ड द एग्रीकल्चर इन बाबरनामा। आफ्टर बाबर द सेकेंड मुगल रूलर was Nasiruddin Humayun. Now who was Nasiruddin Humayun? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो था तो वो बाबर का बेटा था। जैसे हमने पहले पढ़ा कि इन डायनेस्टीज़ में, एम्पायर्स में जो है तो पहले अगर फादर रूलर होता था फिर उसके बाद उसका बेटा रूल करता था। सो आफ्टर बाबर नसीरुद्दीन हुमायूं ही वाज द सन ऑफ बाबर एंड ही केम and sit on the throne in 1530. Nasiruddin Muhammad Humayun, son of Babur, succeeded his father as Mughal ruler of India. He ruled twice from 1530 to 1540 and again from 1555 to 1556. Okay, what does it means that he ruled twice? उसने दो दफ़ा रूल किया, दो दफ़ा वो थ्रोन पे बैठा। एक्चुअली आफ्टर 1540 वी आर हैविंग अगेन द अफ़गान ट्राइब्स, ठीक है, अफ़गान्स ने दोबारा से सर उठाना शुरू किया एंड दे अटैक्ड फॉर द सेवरल टाइम टू द मुगल एम्पायर एंड in these battles Humayun was defeated by Sher Shah Suri and was forced to exile. Then we are having then some historian view him as weak ruler because some Indian rulers dethroned him for more than a decade. Okay, अकॉर्डिंग टू द सम हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हुमायूं जो था ही वाज कंसिडर्ड एज ए वीक रूलर, थोड़ा कमज़ोर रूलर था। कमज़ोर मींस कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो उसके रूल्स थे, उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से एक एम्पायर को रन किया जाता है उस लिहाज से उसकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो थोड़ी वीक थी, जिसकी वजह से बड़ा ही आसानी से जितने भी डिफरेंट अटैक्स हुए और इर्द गिर्द के जितने भी अफ़गान रूलर से जब उनको हुमायूं को अटैक किया गया तो उसको बहुत आसानी से उन्होंने डीथ्रोन्ड कर लिया, मीन्स को उसको तख्त से हटा दिया। एंड स्पेशली द शेर शाह सूरी वाज वन ऑफ द चैलेंजर ऑफ द हुमायूंस रूल। शेर शाह सूरी जो था स्पेशली जो है तो उसने सेवरल टाइम्स जो है तो हुमायूं की डायनेस्टी को अटैक किया एंड ही वाज सक्सीडेड, शेर शाह सूरी वाज सक्सीडेड टू डीथ्रोन द हुमायूं। शेर शाह सूरी वाज वन ऑफ द चैलेंजर्स ऑफ हुमायूंस रूल। Sher Shah Suri rose against Humayun in 1539. Sher Shah Suri defeated Humayun both the times in the battle and founded the Suri Empire in the northern parts of India. ठीक है, जितना भी northern parts of India था, he made his Suri Empire there. Humayun not only lost the control of the empire, but he had also lost his throne. Consequently, in 1540, Humayun had to go into forced exile and Sher Shah Suri occupied the throne of Delhi. 1540 में हुमायूं को मुल्क बदर कर दिया गया और शेर शाह सूरी ने फुल थ्रोन जो था मुग़ल एम्पायर का जो है तो ख़ुद ऑक्यूपाई कर लिया ऑफ दिल्ली। ये स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन यू कैन सी अ मैप. This is a map of the Indian subcontinent. Here you can see that the Mughal Empire under Babur. Babur expanded his empire from Kabul till Jonapur during 1526 till 1530. And it is all the northern part of the Indian subcontinent. Although the rule of Sher Shah Suri did not last for more than 5 years, means कि सिर्फ 5 years तक ही उसने रूल किया, but his reign proved to be a milestone in the administrative history of the subcontinent. Here we are have a glance of the certain reforms which Sher Shah Suri had done. Sher Shah Suri had a number of ministries to assist him in his administrative work. उसने अपने लिए डिफरेंट मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जो कि उसको असिस्ट करते थे, उसकी हेल्प करते थे फॉर द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. शेर शाह सूरी एम्प्लॉयड अ पावरफुल आर्मी.
एम्प्लॉयड अ पावरफुल आर्मी मीन्स कि उसने जितनी भी अपॉइंटमेंट्स की अपनी आर्मी में एज ए होल, तो उसने जितने भी पावरफुल लोग थे मीन्स दे आर फिजिकली फिट एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द मोबाइल आर्मी। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इसने मोबाइल आर्मी भी जो है तो वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। दे आर द फिजिकली स्ट्रॉन्ग पीपल, दे वर द पावरफुल पीपल। Okay, the law and order in the kingdom were improved by strictly dealing with the dacoits and the thieves. Law and order की जो situation थी under the शेर शाह सूरी, it was also very much improved. Strictly rules उसने बनाए थे against the thieves के, चोरों के और डाकों के against जो है तो उसने वो ज़्यादा strictly rules जो हैं तो वो apply किए थे during his rule. Then the protection of the traders on roads enhanced trade and commerce in the empire. उसने ट्रेडर्स को जितने भी ताजिर थे उनको रोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। रोड प्रोटेक्शन मींस इन द एंशिएंट टाइम दिस वाज डन के रास्ते में जो है तो लोगों के ट्रेड का सामान जो है तो वो चोरी हो जाता था, डाका पड़ जाता था, लोग उनसे ट्रेडिंग का सामान छीन लेते थे। तो उसने ट्रेडर्स को फुल प्रोटेक्शन दी, उनकी सिक्योरिटी उनको दी ताकि उनका जो है तो माल असबाब चोरी या डाका ना पड़ सके। ही सेट अप अ सिंपल टैक्स सिस्टम, टैक्स कलेक्शन सिस्टम। ठीक है, उसने एक टैक्स का कलेक्शन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया। ही एबॉलिश द ओल्ड एंड द मिक्स मेटल करेंसी एंड इंट्रोड्यूस गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। तो ये शेर शाह सूरी ने ख़त्म करवाया ओल्ड और मिक्स्ड मेटल करेंसी को ख़त्म करके उसने इंट्रोड्यूस करवाए थे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, पहले ज़माने में कागज़ के पैसे नहीं होते थे, तो इन्होंने शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस करवाया, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। देन द लैंड टैक्स ऑन पेजेंट्स वाज लीव्ड अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। लेटर द ब्रिटिश ऑल्सो एडॉप्टेड दिस सिस्टम। इन्होंने जो है तो एक और नया इम्प्लीमेंट किया था टैक्स, एंड दैट वाज ऑन द पेजेंट्स। पेजेंट्स मींस द फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स के ऊपर इसने जो है तो एक टैक्स लगाया था शेर शाह सूरी ने अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। जितनी उनकी इनकम होती थी इंडिविजुअल की, उसी के अकॉर्डिंग जो है तो किसी भी पेजेंट पे या फार्मर पे जो है तो उसके मुताबिक उस पर टैक्स लगाया जाता था। दैन द इंटरनल ट्रेड टैक्सेस वर एबॉलिश्ड। ये भी उसने किया कि जो इंटरनल ट्रेड टैक्सेस थे, जो इंटरनल कंट्री के अंदर जो डिफरेंट ट्रेड्स होती थी, उसके वो जो टैक्सेस थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए, एबॉलिश कर दिए। दैन द न्यूमरस सिविल वर्क्स वर कैरिड आउट इंक्लूडिंग द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, वेल्स एंड द बिल्डिंग ऑफ सराय फॉर द ट्रेवलर्स। सराय मींस कि डिफरेंट इन्स उसने बनाए। ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं होटल टाइप उसने बनाए जहाँ पे लोग स्टे कर सकते हैं। जब ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो पहले ज़माने में रास्ते में स्टे करने के लिए उनके लिए प्रॉपर जगह नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो है तो ट्रैवलर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होते थे और उनके ऊपर रॉबरी भी होती थी, थीव्स भी उनको जो है तो होते थे, रास्ते में उनको मिलते थे, जिसकी वजह से उसने उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी सराय भी बनाए ताकि वो कहीं भी अगर रात आ जाए तो वो रास्ते में रुक के अपने स्टे कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ही प्लांटेड द डिफरेंट ट्रीज़, द वेल्स मीन्स उसने रास्ते में ट्रेवलर्स के लिए जो है तो कुएँ भी बनाए ताकि अगर किसी को पानी का प्रॉब्लम हो तो वो पानी के रास्तों में पानी पी भी सकते हैं और पानी को यूज़ भी कर सकते हैं। ही ऑल्सो बिल्ड द रोड्स। इट वॉज द अंडर हिज रूल दैट द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम दिल्ली टू काबुल वॉज बिल्ट। इट इज़ अ वेरी फेमस रोड, द ग्रैंड ट्रंक रोड। It was built by under the Sher Shah Suri. Okay, ji. Dear students, now you can see on your screen the map of the Grand Trunk Road from Kabul to Delhi. Sher Shah Suri lost his life in Uttar Pradesh on May 13, 1545. But Sher Shah Suri's successors were too weak and incapable rulers. So once again, the Mughals were able to establish their rule in India. The death of Sher Shah Suri, we have the restoration of the Mughal Empire in the history. Humayun took advantage of the disputes among the Sher Shah Suri's successors and returned to India. He recaptured Lahore, Delhi and Agra and regained the throne in 1555 AD with the help of the different emperors. Humayun made Delhi his capital again and immediately began to recognize his empire. Unfortunately, after the 6 months of regaining the power, he fell down the stairs of his library in Delhi and died, and he was succeeded by his son Akbar. शेर शाह सूरी की डेथ के बाद हुमायूं अपनी सल्तनत वापस लेने में कामयाब तो हो गया, लेकिन 6 मंथ्स के बाद वो अपनी लाइब्रेरी की स्टेयर्स से, सीढ़ियों से गिरा एंड ही वाज डाइड। और फिर उसके बाद उसका बेटा अकबर जो है तो वो थ्रोन पे बैठा।
This was not the end of the Mughal dynasty. We will discuss the other Mughal emperors in our next lectures. Hopefully you have enjoyed and understood this lecture. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम आगे मुग़ल एम्परर्स के बारे में बताएंगे. थैंक यू. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.